गाइस कंसोलिडेटेड एसओएफपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक्सेल पे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन भी करेंगे और फिर कंसोलिडेटेड पी एंड एल स्टार्ट करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। फिर कल एमसीक्यूज भेजूंगा इसके एसओएफपी की और एक और लॉन्ग भेजूंगा। तो पहले स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको देख लो जल्दी से। और सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पे जाया करो क्वेश्चन की। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एसओएफपी एट 30th जून x5। सही है, 30th जून x5 हमारा ईयर एंड है। इस दिन हम ये स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। और एक्वायर कब किया हमने? 1 जनवरी को x5। तो ईयर एंड है हमारा जून। और हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी को। तो 6 मंथ्स पहले एक्विजिशन हुई है। सही है। जैसे ही आपको गाइस पता लगेगा कि कंसोलिडेटेड एसओएफपी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है? अभी आपकी स्क्रीन पे इसी तरह लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा और राइट साइड पे एक्सेल होगी। सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है? फौरन हेडिंग डालनी है। थर्टियथ जून 20x5। सही है। और एस पी बनानी है ना, तो फौरन इसका टेम्पलेट बनाना स्टार्ट कर देना कि भाई सबसे पहले लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स, उसमें पीपी। फिर लिखा हुआ है फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग फाइनेंशियल एसेट लिख लो, आपके पास तो इतना टाइम नहीं है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है इन्वेंट्री। थोड़ी सी एक दो स्पेसेस छोड़ देना, क्या पता यहाँ पे कोई सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल आ जाए। क्या पता। अच्छा, यहाँ पे एक गुडविल तो आनी ही आनी है। सही है, गुडविल तो आनी ही आनी है। ये बात तो नहीं भूलना, ये तो टेम्पलेट बनाते वक्त ही लिख देना कि गुडविल तो आएगी ही आएगी। अच्छा, करंट एसेट्स में इसकी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है और बैंक है। इक्विटी में इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर जो लिखा हुआ है। फिर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है। ये नॉर्मली ये लाइक कि जो नहीं गिवन होता ना, ये वो होता है। तो रिवैल्यूएशन तो नहीं समझो। अदर कंपोनेंट्स को या तो शेयर प्रीमियम समझोगे या रिटेन्ड अर्निंग। बट इसने रिटेन्ड अर्निंग क्वेश्चन में सेपरेटली दी हुई है, तो इसको शेयर प्रीमियम समझो। रिटेन्ड अर्निंग की जगह तुम लोगों को अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए आपके ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आती है। और साथ में एनसीआई भी शो करना पड़ता है हमें।
फिर इक्विटी के बाद गाइस करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई। तो एग्जामिनर ने कहा है कि बच्चा ये भी बनाना शुरू कर दे तो उसकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, उसने रिपोर्ट में लिखा है। तो अब आपने ये बना दिया, अब इधर वर्किंग्स करने लग जाओ। वर्किंग वन जो होती है हमारी ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। ये है पेलिस्टर ने एक्वायर किया है। 75% एक्विजिशन की है। एट 30th नहीं 1 जनवरी था। सही है, वो तीर कमान बनाने से ये भी बना सकते हो, नहीं तो तीर कमान बना दो, एरो जो होता है। अब मैंने एक दफ़ा शो कर दिया कि वर्किंग वन मैं W1 लिख रहा हूँ, तो अब आप डायरेक्ट W2 लिख सकते हो। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ना लिख देना, स्ट्रक्चर लिखना। हमें पता है कि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल भी गिवन है, अदर कंपोनेंट्स भी गिवन है, और रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन है। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया सवाए इस ग्रुप स्ट्रक्चर के। सही है, तो अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया। करते हैं जरा क्वेश्चन रीड। बाय मीन्स ऑफ immediate share exchange of 2 shares in parent for every 5 shares in subsidiary। तो ये चीज़ देखते साथ ही गुडविल की तरफ आ जाओ। गुडविल एट रिपोर्ट, और इसमें पहला होता था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेलिस्टार। तो इसमें हमें पहला मिला शेयर एक्सचेंज। और शेयर एक्सचेंज में लाइक के जितने शेयर्स एक्वायर किए हैं ना हमने, यहाँ पे लिख देना शेयर एक्सचेंज कॉन्सिडरेशन। शेयर एक्वायर्ड बाय पेलिस्टार निकालोगे पहले। अब कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं हमने, कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 75%। 75% टोटल सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं? 20,000। 20,000 में 75% हमने उसको एक्वायर किया। तो तुम निकालोगे यहाँ पे वैल्यू, तो 20,000 उसके शेयर्स हैं और 75% हमने एक्वायर किया, तो 15,000 शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट हो गया। तो शेयर्स दिए कितने हैं हमने उसे, अब यहाँ से निकल आएगा।
कि इस 15,000 शेयर जो एक्वायर किए हैं उसके हर 5 पे 2 दिए हैं। सही है, तो इतने शेयर्स एक्सचेंज किए हमने, इतनी कुर्बानी दी है 6,000। तो पेरेंट कंपनी की शेयर प्राइस क्या थी? पेरेंट ने 6,000 शेयर की कुर्बानी दी है, पेरेंट की शेयर प्राइस कितनी थी? ये है $4। सही है, $4 है। तो कितनी कंसिडरेशन टोटल पेरेंट ने कुर्बानी कितनी दी है? 6,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू थी 4। तो शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन इतना बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। In addition to the share exchange, Pelistar will make a cash payment 1.32 per acquired share। कब पेमेंट करेगा? जिस दिन एक्वायर किया उसके 1 साल बाद। तो एक्विजिशन वाले दिन तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी। डेफर्ड कंसिडरेशन हेडिंग डालोगे, फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट कितनी है? उसने कहा है कि $1.32 पर शेयर है, और शेयर्स हमने कितने लिए हैं उसके? तो यहाँ पे इक्वल डाल के ना इस पे क्लिक कर देना, तो वो फार्मूला भी कॉपी हो जाएगा और वो वैल्यू भी। तो टोटल कंसिडरेशन टू बी पेड, 15,000 इंटू 1.32, इतने पैसे देने हैं तो इनको प्रेजेंट वैल्यू में कर लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी आएगी? इक्वल्स टू, ये फ्यूचर वैल्यू है 19,800, और डिस्काउंट फैक्टर आपको 10% दिया हुआ है। 10% का 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 है। तो ये आ गई हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू गुडविल में हमने लिख दिया। ये शेयर एक्सचेंज भी गुडविल में आएगा। सही है, तो गुडविल चल रहा है अभी। अच्छा, इसके बाद है एनसीआई एट एक्विजिशन। और उसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र होगा लास्ट में। क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। पेलिस्टर हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी ऑफ द कंसिडरेशन। सही है, वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो रिकॉर्ड भी करते हैं हम लोग। अच्छा, ये शेयर एक्सचेंज की क्या एंट्री होगी? क्रेडिट हम लोग शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम करते हैं। किस वैल्यू से? इन्वेस्टमेंट में तो ये चला गया गुडविल में। अब कितने शेयर्स थे? हमने दिए थे 6,000। सही है, 6,000। हमने 6,000 शेयर दिए हैं, $4 उनकी वैल्यू थी। तो उनमें से डॉलर एक एक आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और बाकी का रिमेनिंग चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। इक्वल टू 6,000 इंटू 3। सही है, ये एंट्री हो गई। तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये लिखना है।
तो इन्वेस्टमेंट में एक वो 24,000 आता है, वो मैं अभी इधर लिखता हूँ, और साथ में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी आता है। तो पेरेंट का और सब्सिडरी का ऑलरेडी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कितना है? 20,000 और 4,000। गाइस याद रखना, शेयर कैपिटल पेरेंट का आता होता है, तो 20,000 पेरेंट का आ गया, प्लस जो पेरेंट का लाइक कि उसने अगर सब्सिडरी को शेयर्स इशू किए हैं और उसने नहीं रिकॉर्ड किया होता, वो भी कर लो। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ना ले आना यहाँ पे। सही है, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ पेरेंट का होता है। और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी पहले से हैं 4,000 पेरेंट के, और अभी हमने उसमें ऐड किया 18,000। सही है, मैंने 6,000 शेयर कैपिटल में ऐड किया, 18,000 शेयर प्रीमियम में। ये देखो, 6,000 और 18,000। अब इस डेफर्ड कंसिडरेशन की क्या एंट्री है? क्रेडिट क्या होगा? हमने पेमेंट नहीं की भी ना, तभी तो डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें ये लाइबिलिटी में लिखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में भी लिखना चाहिए। सही है, तो 17,998 इन्वेस्टमेंट में भी जाएगा और लाइबिलिटी में भी जाएगा। तो इसमें वो पहले शेयर एक्सचेंज वाला 24,000 आता है, फिर 17,998 डेफर्ड कंसिडरेशन आती है, और शेयर एक्सचेंज का दूसरा रुख इधर लिखा हुआ है, एक हम लिख देंगे इधर डेफर्ड कंसिडरेशन वाला। सही है, अब ये तो गाइस एट एक्विजिशन वाले दिन डेफर्ड कंसिडरेशन है, आप तो रिपोर्ट बना रहे हो तो 6 महीने गुजर गए हैं, तो इसको अनवाइंड भी करा जाए। तो कितना परसेंट दिया हुआ था? 10%। सही है, कितना दिया हुआ था? 10%। तो अनवाइंडिंग जब करेंगे तो इसका पेरेंट जिम्मेदार होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बट ये एक्यूरेट होता है बंदे से सवाल के, वो जैसे जैसे जाता जा रहा है सारी वर्किंग्स करता जाए। अब हमें पता है कि पहले स्टार की यहाँ पे पहले रिटेन अर्निंग आएगी, फिर पहले स्टार को स्ट्रेचर से शेयर मिलेगा, सब्सिडरी से शेयर मिलेगा, पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम स्ट्रेचर, तो अब आएगा वो अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग करते हैं, इसका 10% पूरे साल की वैल्यू निकलेगी, उसको आप 6/12 कर लो। सही है, तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन की अनवाइंडिंग आई है, और इसको लाइबिलिटी में भी जाकर ऐड कर दो। ये प्रेजेंट वैल्यू थी, इसमें प्लस कर दो क्या? वो अनवाइंडिंग वाली अमाउंट। सही है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो गया होगा, लिंक भी चला जाएगा, एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि भाई इसको सही लिंक भी लगाने आता है। अच्छा, तो अनवाइंडिंग भी होगी, जीआरई में भी चली गई और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ओके, आगे चलते हैं, वो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं अब इसने नोट्स में क्या दिया हुआ है हमें। और कह रहे स्ट्रेचर्स बिजनेस इज अ सीजनल बिजनेस, और 60% प्रॉफिट वो उसने कमाया कब? जनवरी से जून, यही तो हमारा एक्विजिशन वाला पीरियड है। तो 60% प्रॉफिट उसने जनवरी से जून कमाया, और पिछले जून से लेके दिसंबर तक इसने 40% कमाया। अब आप लोगों को ये फ़ौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि वर्किंग टू में सब्सिडरी के ये किस्सा होता है। शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का 20,000, प्रीमियम है ही नहीं, नील है। सही है, तो यही 20,000 इधर भी आ जाएगा।
और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं है। रिटेन अर्निंग क्लोजिंग इसकी कितनी है? 14,000 इस साल के स्टार्ट में थी, एक्विजिशन वाले दिन नहीं थी। एक्विजिशन 1 जनवरी X5 को हुआ है, ईयर एंड से 6 महीने पहले। इसने पिछले साल की शुरू की दी है कितनी? 14,000। इस साल के स्टार्ट की थी 14,000, इस साल में कमाया 10,000, तो क्लोजिंग तो 24 है। अब एट एक्विजिशन कितना होगा? 6 महीने पीछे जाना है हमने। तो साल का 10,000 प्रॉफिट है, तो 6 महीनों का कितना होगा? हाफ। बट इसने कहा है कि हाफ नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है। तो ये जून है और ये जनवरी है, तो जनवरी से जून में उसने 60% कमाया है। तो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग में से इस साल का 60% प्रॉफिट हटा दो, क्योंकि जनवरी से जून के दौरान उसने 60% कमाया है, तो हमने उस दौरान हमने लाइक की इसकी एक्विजिशन की थी, सही है, जब ये 60% कमाता है। तो इसमें से माइनस करना है जो पूरे साल का प्रॉफिट है उसका 60%। सही है, 18,000। तो 10,000 का 60% है 6,000, 24 में से 6 माइनस करो तो 18 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई है? अच्छा, ये बुलेट नंबर 1 थी। बुलेट नंबर 2, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स वर इक्वल, और फॉलोइंग एक्सेप्शंस थी। द फेयर वैल्यू ऑफ स्ट्रेचर्स फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैरिड एट 6 was 7। सब्सिडरी का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी ना सब्सिडरी की, ये वाली सब्सिडरी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ये 6 की जगह इसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे क्या है? 7 है। अब आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो FATPL या FATOCI लगता है। तो जब कुछ जिक्र ना किया हुआ हो कि कौन सा लगेगा, तो FATPL ही लगेगा। तो FATPL में अगर गेन आए तो वो किधर जाता है? P&L में। तो सब्सिडरी की P&L तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग तो है ना वर्किंग टू में। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम वैसे भी इधर करते हैं। 1 मिलियन का गेन आया, अच्छा, उसने बोला है कि 6 की लिखी हुई है और वो 7 हुई हुई है, सही है। कैरिड एट 6 was 7, तो 1 मिलियन का गेन आया। सही हो गया। और इसने यहाँ पे इंडिकेटर दिया है हमें कि सी ऑल्सो नोट 5, तो ज़रा देख लेते हैं। ये है। तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू जो थी पेरेंट की भी अब दी हुई है और सब्सिडरी की भी दी हुई है। सब्सिडरी की 7.9 होगी, ये 7 से। तो ईयर एंड वाले दिन और भी गेन है, 0.9 का और भी गेन है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन लिख दो पहले वाले के साथ, और दूसरे वाले के साथ एट रिपोर्ट लिख दो। सही है। और जो एट रिपोर्टिंग वाले कॉलम में करते हो वो जाकर स्टेटमेंट में भी करना पड़ेगा। सही है, फाइनेंशियल एसेट लिखा हुआ है, तो इसमें मैं पेरेंट का कितना लिखा हुआ था? 10,500, और वो ईयर एंड पे कितना हो गया? 13,200। तो 1,700 का गेन पेरेंट को भी आ रहा है। पेरेंट वाला भी मैंने इंटर नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस 10,500 को हमने 13.2 बनाना है, तो उसको 1,700 का गेन आ रहा है। फिर इसके अलावा सब्सिडरी का लिखा हुआ था 6, हमने उसको 1 मिलियन भी ऐड किया, हमने 900 भी ऐड किया, 0.9 मिलियन। ये आपका बनता है टोटल फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और पेरेंट का जो हमने 1,700 ऐड किया है, देखो सब्सिडरी वाले तो वर्किंग टू में चले गए थे ये दोनों, बट पेरेंट वाला जो ऐड किया है वो किधर गया है? वो GRE में जाएगा। पेरेंट का लिखा हुआ था, पेरेंट को लेके जाना है 13,200 तक, हम ले गए SOFP में,
और वो पहले था 10,500, तो इतना गेन आया। वो गेन P&L में जाएगा। ये 2700 का गेन था, 17 का नहीं था। सही है, तो ये एक्यूरेट अब आया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचर ओन्ड द राइट्स टू पॉपुलर मोबाइल सेल फोन, तो एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है। राइट्स टू सेल फोन, ये इसने लिखा हुआ ही नहीं है सब्सिडी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 12 मिलियन। सही है। और ये असल में हमने एडजस्टमेंट पहले कहाँ करनी होती है? इधर। और ये जो रिपोर्टिंग कॉलम में गया है, ये वो मेन स्टेटमेंट में भी जाएगा। और जब ये लिख दिया, 6 महीने पहले हमने एक्वायर किया था, उस वक्त हमने लिख दिया, तो इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। तो 5 साल पे डिवाइड करके आधे साल की डेप्रिसिएशन भी करो। अरे 1200 ही आते हैं। और ये 1200 उधर भी माइनस करना है। हाँ। बुलेट नंबर 3, कंसोलिडेटेड गुडविल 3 मिलियन से इम्पेयर करोगे। तो गुडविल हम इधर ही निकाल रहे थे कहीं पे। ये हम्म, ये तो एनसीआई लिखते होते हैं हम लोग। एनसीआई के बाद हम नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिखते हैं। स्ट्रेचर। और देन आ जाती है हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन। और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन इम्पेयरमेंट, और वो 3 मिलियन है। सही, जब ये माइनस करते हैं तो गुडविल एट रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, जो कि स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। तो अब ये जब इम्पेयरमेंट करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन कौन होगा? सब्सिडरी की इम्पेयरमेंट हो रही है ना, सब्सिडरी जिम्मेदार होगा। तो सब्सिडरी के तो दो मालिकान है, एनसीआई भी और जीआरई भी। तो जो एनसीआई के हिस्से में जाता है वो एनसीआई को दे दो, जो जीआरई के हिस्से में जाता है वो जीआरई को दे दो। पेरेंट को मिलना है 3,000 का 75% इम्पेयरमेंट। तो बाकी जो 750 रहेगी है वो एनसीआई को। इसमें पहला आता है एनसीआई एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम स्ट्रेचर। और अब शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट हमने लेके आना है। 25% ले रहे हैं इसका, 750। अच्छा, अब ये आखिरी कह लो कि पैराग्राफ है। ये छठा पैराग्राफ जरा पहले देख लो, फोर्थ से। वो कह रहे हैं कि एनसीआई आप फेयर वैल्यू पे मेजर करो। तो फेयर वैल्यू पे किस तरह मेजर करते हैं? शेयर्स एक्वायर्ड बाय एनसीआई, 20,000 में से 15,000 हमने लिए थे, तो 5,000 इन्होंने लिया। नहीं तो शो कर देना 20,000 शेयर से 25% इनके, और सब्सिडरी की एक शेयर की प्राइस क्या थी? $3। एनसीआई ने सब्सिडरी के शेयर्स लिए हैं, सब्सिडरी की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो। सही है। तो इतना एनसीआई आता है, और यही वैल्यू को और किधर जानी है?
गुडविल में। यहाँ पर सही है। एनसीए एट एक्विजिशन उधर चला जाएगा। वर्किंग टू कंप्लीट करेंगे तो ये फिगर भी आ जाएगा। अच्छा, अब वो बुलेट नंबर 4 रहता है, वो देखते हैं। हाँ, ये एक मज़ेदार पैराग्राफ है। पेलिस्टार सेल्स गुड्स टू, पेरेंट ने बेचे हैं तो वर्किंग 5 में से पर्प कटेगा। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 30% था तो मार्कअप लग रहा है। स्ट्रेचर के पास कितना गुड्स अभी तक पड़े हुए थे? 1.8 मिलियन। ईयर एंड पे कितने, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1.8 मिलियन। और वो कह रहा है पेलिस्टार ने इसको 0.8 मिलियन, 8 लाख के गुड्स बेचे थे, बट वो उसको मिले ही नहीं। तो गुड्स इन ट्रांजिट, तो वो कह रहा है कि इन ट्रांजिट रिकॉन्सिलेशन शुड बी अचीव्ड बाय अज्यूमिंग द ट्रांजैक्शन हैड बीन रिकॉर्डेड। हमें पता है ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट भी बता रहा है एग्जामिनर आपका। सही है। आपने क्या करना है कि 1.8 उसके पास जो स्टॉक है, आप एज्यूम करो कि उसके पास 0.8 का स्टॉक और भी है। सही है, आपने यही जीआईटी में एंट्री करनी होती है। एट ईयर एंड पेलिस्टार इससे मांग रहा था 2.4, और सब्सिडरी कह रहा था कि मैं इतने नहीं देता। क्यों? क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? इस सेल की वजह से, जो ईयर एंड पे की है ना, नज़दीक नज़दीक सेल, इसकी वजह से। मीन्स के ये अगर 2400 मांग रहा है तो ये उसको सिर्फ 1600 देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये 800 के गुड्स तो आए ही नहीं। देखो, गुड्स इन ट्रांजिट में ना क्या करते हैं आप लोग, इन्वेंट्री इन दोनों की कितनी कितनी है? देखो, इन्वेंट्री इनकी कितनी कितनी है? 17,000। 15,400 ये इनकी अपनी जाती इन्वेंट्री, और हम एज्यूम करेंगे कि गुड्स मिल चुके हैं उसको वो, ये हम एज्यूम करेंगे। तो 800 उधर भी ऐड कर दो, और उसकी लाइबिलिटी में भी ऐड कर दो। इन दोनों की लाइबिलिटीज कितनी कितनी है? 25,800 जमा 18,100, जमा एज्यूम करो कि उसको स्टॉक मिल चुके हैं, उसके पेबल बढ़ा दो। जीआईटी हो गया। अब उसका पर्प कितना निकलेगा? जब हमने ये उसके स्टॉक में ऐड कर दिया तो पर्प कितना निकलेगा? जीआईटी हमने क्या एज्यूम किया कि उसको मिल चुके हैं, उसका स्टॉक इंक्रीज कर दो, लाइबिलिटी इंक्रीज कर दो। तो स्टॉक इंक्रीज करो। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक इतना है, पर्प इस पे निकालोगे। देखो, मार्कअप में सेलिंग प्राइस 100 से ऊपर होती है, तो ये जो 2600 है ना, ये 130% है। आपको क्या चाहिए प्रॉफिट, वो कितना होता है? 30% इसमें है। अरे 600 पर पे आपका, ये प्रॉफिट जो है ये पर पे आपका 600। तो किसने सेल किया था? पेरेंट ने। सही है, पर किधर आ गया? यहाँ से माइनस होगा, और जिसने खरीदा उसके स्टॉक में से भी हटा दो। सही है। अब जब 600 हमने उसकी लाइबिलिटी में भी ऐड किया था, तो अब तो उसका पेएबल और पेरेंट का पेएबल एक जैसा हो गया होगा ना। तो पेरेंट जितने मांग रहा था वो ठीक मांग रहा था, कितने मांग रहा था?
2.4 मिलियन, तो अब सब्सिडरी का भी 2.4 हुआ होगा, तो अब कॉन्ट्रा कर दो। लाइबिलिटी में से भी 2.4 मिलियन हटा दो, और जिसमें रिसीवेबल लिखा हुआ है उसके रिसीवेबल में से भी हटा दो। तो रिसीवेबल कितना कितना है इनका, 14,300 और 10,500। और इसमें से हटा दो इंट्रा ग्रुप। सही हो गया। और कैश भी इनका लिख ही लेते हैं, 2200 और 1600। बाकी को वाइंड अप कर लेते हैं, आंसर्स निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन माइनस करनी है अच्छा रिटेन अर्निंग में से। तो पोस्ट एक्विजिशन कितना होता है? क्लोजिंग में से माइनस करो एट एक्विजिशन वाला, तो ये पोस्ट एक्विजिशन है। ये एट एक्विजिशन, ये पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा, अभी हम लोग ये वर्किंग 2 है ना, तो वर्किंग 3 पे जाते हैं पहले। वर्किंग 3 में शेयर एक्सचेंज ये हो गया, डेफर्ड कंसिडरेशन ये है, एनसीआई भी हुआ हुआ है, ये है नेट एसेट सब्सिडरी एट एक्विजिशन। तो एट एक्विजिशन वाले ये है। तो ये तो गुडविल निकाल लेते हैं। पेरेंट की कंसिडरेशन जमा एनसीआई माइनस नेट एसेट्स, गुडविल एट एक्विजिशन आ गई, इम्पेयरमेंट माइनस की, ये आ गई गुडविल। तो 2998 आती है हमारी गुडविल। सही है। फिर ये पोस्ट एक्विजिशन का भी बंटवारा कर देती हैं 57 का। पच्चीस परसेंट सब्सिडी को और बाकी पेरेंट को। सही है। पेरेंट की अपनी ज़ाती रिटेन अर्निंग कितनी है देख लो, ये लिखी हुई है 50,200। सही है, 50,200। इसको टोटल कर लो। पेरेंट की रिटेन अर्निंग जमा पोस्ट एक्विजिशन माइनस अनवाइंडिंग, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में इसको गेन आया था, ऐड कर लो, इम्पेयरमेंट का शेयर माइनस, फर्क माइनस, ये आ जाएगी ग्रुप रिटेन अर्निंग, जो कि स्टेटमेंट में जाएगी 53,425। एनसीआई को भी वाइंड अप कर लेते हैं। एनसीआई की अपनी एक्विजिशन के वक्त, फिर सब्सिडरी से पोस्ट एक्विजिशन शेयर, और फिर माइनस शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। तो 15,675।
सही है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हमें फिर आखिर में उड़ाने पड़ती है। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन। ये मैंने बहुत टाइम लगाया, अच्छा मैं बड़े मज़े से ये करवाता रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं पता। तो ये इतना टाइम नहीं लगता, बट ये है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग नहीं कर सकोगे किसी सूरत भी। तो कम से कम 7-8 सवाल तो टाइप करो, कंसोलिडेशन के 7-8 सवाल उस दूसरे के टाइप करो, ड्राफ्टिंग के डेली दो दो टाइप करो, क्योंकि पेपर में दो, एक ही दिन में दो टाइप करने पड़ेंगे। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करो। ये खूबसूरतियाँ वगैरह इसकी आखिर में करना, अच्छा शुरू में ना टाइम ज़ाया कर देना इसका। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, अच्छा ये वो मेन स्टेटमेंट है, ये वर्किंग 1 2 4 6 है, और ये वर्किंग 3 और 5 है। सही हो गया।